इस साल के पहले ही महीने भारत के दर्शकों को एक अहम फिल्म संतोष देखने को मिलने वाली थी। ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराही गई। इसे प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और यह ऑस्कर के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि भी रही। सबसे बड़ी बात शायद संतोष की ये थी कि वो एक बहुत ही ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बताई गई है, बहुत ही एक इंसानियत के तौर पे बताई गई है। तो अगर और क्योंकि हम उसको हर चीज़ से जूझते हुए देख रहे हैं इन रियल टाइम, जैसा कि हम बोलते हैं कि हर चीज़ जो है वो उसको पे रिएक्ट कर रही है, तो कहीं वहाँ पे आपकी एक इंसानियत जो है वही उभर के आती है। बिल्कुल, मुझे इस फिल्म में जो चीज़ें दर्शाई गई है उसमें कोई खोट या बनावटीपन तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। हालांकि हम कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, लेकिन चेंज से डर तो सबको लगता है, क्योंकि आदत जब किसी चीज़ की बन जाती है और वो आदत जब एक अनकॉन्शियस आदत हो तो फिर तो और भी उसको बदलने में दिक्कत होती है। तो कहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लगा कि अगर मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं इन चीज़ों में सही तरह से जूझूं, पढ़ूं, समझूं, देखूं अपने लिए, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इसके बारे में बात करूं। इसीलिए मैंने बात करना बंद कर दिया या चीज़ें डालनी बंद कर ली। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में, जो मेरे खुद के अनुभव के बारे में, खुद की सोच के बारे में, वो मैं अब सामने रखती हूँ। कल को अगर इसको लेकर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने लगे तो भी मैं अपने सोच विचार, क्योंकि वो मेरी छूट है, वो मेरी जानकारी है, वो मेरा अनुभव है। लेकिन जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या जब न्यूज़ को लेके बातें आती हैं, तब मैं तब भी बात कर सकती हूँ जब मैंने अपना होमवर्क किया हो। नमस्कार, मेरा नाम अंकित राज है और आप वायर देख रहे हैं। इस साल के पहले ही महीने भारत के दर्शकों को एक अहम फिल्म संतोष देखने को मिलने वाली थी। ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराही गई। इसे प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और यह ऑस्कर के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि भी रही। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली सहाना गोस्वामी को एशियन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान भी मिला है। लेकिन अफसोस, भारतीय दर्शकों को यह फिल्म सिनेमाघरों में देखने को नहीं मिलेगी। भारत सरकार की संस्था सीबीएफसी ने इसकी रिलीज की अनुमति नहीं दी है। सीबीएफसी का कहना है कि फिल्म में पुलिस विभाग की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह फिल्म भारतीय पुलिस व्यवस्था की उन जटिल सच्चाइयों को सामने लाती है जिन पर बात होना बेहद जरूरी है, जैसे पुलिस विभाग में फैला लैंगिक भेदभाव, दलितों के प्रति भेदभाव, पुलिसिया हिंसा और देश में बढ़ता इस्लामोफोबिया। इन सभी मुद्दों पर और सिनेमा और समाज के रिश्ते पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष फिल्म में संतोष का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सहाना गोस्वामी। सहाना उन कलाकारों में है जिनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक अनुभव होती हैं। सहाना, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सीबीएफसी का जो फैसला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसे कैसे देखते हैं, इस फैसले को? क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये मेरे लिए ये दुखजनक बात है कि फिल्म यहाँ के लोगों को नहीं दिखाई जा सकती। सीबीएफसी का काम है अपनी तरफ से जो भी उनके कंसर्न्स है उसको सामने रखना, लेकिन क्योंकि ये फिल्म बाहर दिखाई गई है, इंडियन ऑडियंसेस को भी दिखाई गई है फेस्टिवल्स में, और ऐसा कहीं किसी से इस तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया जहाँ से वो किसी तरह का टेंशन क्रिएट हो या कोई डिसरप्शन क्रिएट हो। तो इसलिए ये देखने के बाद मुझे और इस बात पे दुख होता है कि कुछ लोगों की सोच की वजह से ये फिल्म हमारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। क्या आप ये बता पाएंगी कि इस फिल्म को जो भारतीय दर्शकों को ये सिनेमा हॉल में देखने को नहीं मिल पाई ये फिल्म, उनके लिए आप बताएं कि ये फिल्म क्या है? संतोष किस बारे में है? आपके किरदार की इसमें क्या कहानी है? संतोष एक विधवा के बारे में है जो रिसेंटली विधवा बन जाती हैं, और उनके जो हस्बैंड थे वो कांस्टेबल थे, और एक हमारी पुलिस सिस्टम में एक क्या कहते हैं, एक आयोजन है जिसका नाम क्या कहते हैं, नाम भूल रही हूँ मैं उसका, अनुकंपा जिससे पे जो बेसिकली नौकरियां अगर मिलती आप,
हाँ जी, अगर आप किसी कांस्टेबल के या किसी भी पुलिस ऑफिसर के नेक्स्ट ऑफ किन जो कहते हैं, चाहे आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो या फिर आप उनके बच्चे हो, आपको हम्म। ये सौभाग्य मिलता है कि आप उस पोजीशन के लिए टेस्ट करें और आप फोर्स को ज्वाइन करें। तो किस तरह से ये लड़की संतोष जो अचानक से एक हाउसवाइफ से एक कांस्टेबल रातों रात बन जाती है, और उनकी उसकी वो जर्नी एज अ वुमन, एज अ यंग गर्ल, एक इंडियन नागरिक के तौर पर, और उसकी आंखों के थ्रू आप उसके आसपास की जिंदगी जो है, जो एक मैं कहूँगी हमारा जो समाज है, उसके रीति रिवाज है, पुलिस सिस्टम है, ये लोगों की सोच है, इस सब से आपका परिचय होता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि फ़िल्म में संतोष मुख्य किरदार हैं, जो किरदार आप निभा जी, रही हैं। लेकिन उस किरदार के पास जो डायलॉग्स हैं, वो उतने अधिक नहीं हैं। वो अक्सर जी, देख रही होती है वो किरदार, सब कुछ को परख रही होती है, समझ नहीं अक्सर उसका जी, देखना कभी अचरज से भरा होता है, कभी उत्सुकता से, कभी आक्रोश होता है उसमें। तो जी। अब उसकी संतोष की नज़र से ये दिखाने की शायद कोशिश की गई है कि समाज में बिल्कुल, किस एक तरह की प्रकार सूत्रधार है वो, हाँ। मान लीजिए। आप तक ये फ़िल्म संध्या सूरी की ये फ़िल्म आप तक कैसे पहुँची? आपको ये फ़िल्म कैसे मिली? एक्चुअली मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो मेरी एक और फ़िल्म ज़्विगाटो जो मैंने नंदिता दास के साथ की थी, जी। कपिल शर्मा के साथ, हुँ। उसके प्रीमियर के लिए आए थे, और उनके साथ संजय बिश्नोई जो कि उस वक़्त कास्टिंग में हेल्प कर रहे थे और फ़िल्म का एक हिस्सा भी है, जो ठाकुर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो अ, संजय बिश्नोई ने प्ले किया है। उनसे तो वो दोनों हमारे प्रीमियर पे आए थे, और प्रीमियर देखने के अगले दिन ही मुझे उनका कॉल आया कि आप प्लीज़ आइए, हम इस फ़िल्म के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, और हमें ज़्विगाटो में आपको देख के, स्क्रीन पे देख के ऐसा लगा कि शायद आप इस किरदार के लिए सही हो। तो लिटरली मैं अगले दिन संध्या जी से मिलने गई, क्योंकि वो उस वक़्त कास्टिंग के लिए इंडिया में थी, और हुँ। मैं उसके अगले दिन मैं घर शिफ्ट कर रही थी, तो सारा अपना सामान एक घर से दूसरे घर रखवा के फिर मैं उनसे मिलने गई, और बस वैसे ही हम मिले, एक ऑडिशन किया, और कुछ दिनों बाद फिर से हमने ऑडिशन किया। एक और किरदार जो है गीता शर्मा का जो किरदार है, जो जी। सुनीता राजवान ने प्ले किया है, तो सुनीता जी के कैरेक्टर के साथ और संतोष के कैरेक्टर के साथ काफ़ी सारे सीन्स भी हमने किए, और फिर करीब 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद शायद मुझे पता चला कि ये पार्ट मुझे मिल गया है। मुश्किल था सहाना ये किरदार आपके लिए क्योंकि संतोष की जो पृष्ठभूमि है, उसके जो अनुभव है अ, वो ज़ाहिर है वो आपके पास नहीं थे। जी, उसे आपको करना था पर्दे पे। तो इस बात जी। का डर था, ये चुनौती थी कि कहीं नकली ना लगे क्योंकि ना उस तरह का बिल्कुल, एक्सपोज़र था, ना बिल्कुल। वो ये मेरा तो बैकग्राउंड है उस हमेशा तरह का। बिल्कुल अंकित, ये चुनौती हमेशा रहती है, और जैसा कि आपने कहा, जब हम वैसे किरदार निभाते हैं जहाँ जिसकी निजी ज़िंदगी या जो एक लिव्ड लाइफ़ कहते हैं, उसका अनुभव अगर नहीं हो, हुँ, तो वो संकोच और रहता है, और ये डर रहता है कि वो बनावटी ना लगे। हुँ, लेकिन सबसे बड़ी बात शायद संतोष की ये थी कि वो एक बहुत ही ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बताई गई है, बहुत ही एक इंसानियत के तौर पे बताई गई है। तो अगर और क्योंकि हम उसको हर चीज़ से जूझते हुए देख रहे हैं इन रियल टाइम, जैसे जैसा कि हम बोलते हैं कि हर चीज़ जो है वो उससे उसको पे रिएक्ट कर रही है, तो कहीं वहाँ पे आपकी एक इंसानियत जो है वही उभर के आती है। अगर आप अपने आप को प्रेज़ेंट रख सकें, तो कहीं आपके अंदर का वो जो अम, एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन रहेगा, वो आपके फ़ायदे में भी रह सकता है, इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए। तो दोनों रहा, एक मेरा खुद का डाउट भी रहा, उससे मैं जूझी भी, लेकिन मेरे आस-पास के लोगों को मेरे संतोष बनने का कोई शायद डाउट नहीं था, तो उस चीज़ से मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला, और उसके बाद बाकी तो टीम, जब आपके पास इतने अम, उम्दा लोग हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डायरेक्टर संध्या सूरी हों जिन्होंने खुद लिखी है कहानी, जी। खुद हमको उस दुनिया में लेकर गई हैं बिल्कुल, और आस बाकी सारे जो हमारे एक्टर्स थे, जो हमारे कैमरामैन थे, जो हमारे बाकी टीम थी, सबसे बहुत सपोर्ट मिला। तो अम,
आज जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। बिल्कुल, वो एक डाउट भी रहता है, डर भी रहता है, एक्साइटमेंट भी रहती है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि इस फिल्म में काम करने में एक एक अलग किस्म का संतोष मिला। जब ये फ़िल्म आप कर रही थी, उस दौरान लग रहा था कि कुछ ऐसा बन रहा है जो कांस में भी दिखाया जाएगा, जो एकेडमी अवार्ड के लिए भी जाएगा, जो आपको एशियन अवार्ड भी दिला देगा, फ़िल्म अवार्ड्स भी दिला देगा, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस का। कुछ अंदाज़ा था कि इस तरह की सक्सेस मिलने वाली है इस फ़िल्म को? नहीं, पर मैं ये बोलूँगी कि जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो मुझे ये तो मालूम था कि ये बहुत ही उम्दा स्क्रिप्ट थी, हुँ, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक साथ एक ढाल में ढाल दिया था। और लेकिन अब हर अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फ़िल्म ऐसा नहीं है बन कि जाए। लोगों तक पहुँचती है और कि उसकी चर्चा होती है। जो लोग देखते हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक बड़े पैमाने तक लोगों को पहुँचे और लोग देख पाएँ। तो इतना मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन हाँ, ये एक एहसास था कि शायद ये एक एक इम्पोर्टेंट कहानी बन रही है। सीबीएफसी जब फ़िल्म को मंजूरी देने से मना करता है, तो कहता है कि भारतीय पुलिस की जो छवि है, वो नकारात्मक दिखाई गई है। आप हुँ। इस फ़िल्म में एक कांस्टेबल की ही भूमिका निभा रही हैं। आप ऐसे बतौर शाहना गोस्वामी जब देखती हैं भारतीय समाज को, तो लगता है कि वो समस्याएँ हैं, सच में एग्ज़िस्ट कर रही हैं, आप अपने आस-पास उसको देख पाती हैं, चाहे वो जाति की समस्या हो, धर्म के आधार पर भेदभाव की समस्या हो, लैंगिक भेदभाव की समस्या है, वो आप अपने समाज में देख पाती हैं, आप समझ पाती हैं, आपको लगता है कि ये सब बिल्कुल। एग्ज़िस्ट कर रहा है। बिल्कुल, मुझे इस फ़िल्म में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं उसमें कोई खोट या बनावटीपन तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। और ये भी कहना ज़रूरी है, जो संध्या खुद भी बोलती है, कि ये एक कहानी है, ये हुँ, एक पहलू है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि भारत का ये ओनली पहलू है। बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस में भी कुछ लोग एक तरह के होते हैं, कुछ लोग दूसरे तरह के होते हैं, और हाँ, मैंने दोनों महसूस किया है, दोनों हुँ, का अनुभव रहा है। तो ऐसा नहीं है कि और उसी तरह इस फ़िल्म में भी दर्शाया गया है कि जिस तरह से, मान लीजिए, अगर हम औरतों पे अत्याचार की बात करें, तो इस फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि औरत ही औरत पे अत्याचार भी करती है। हुँ, अलग-अलग किस्म से। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जने पर ही उँगली उठाई जा रही है या कोई एक ही गलत है। हुँ। इनफैक्ट इस फ़िल्म में तो मुझे लगता है कि ये गलत सही आपको दिखाया ही नहीं सोचने पे क्या कि एग्ज़ैक्टली, ये तो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हम कहाँ गलतियों में फँस रहे हैं। हम कहाँ किसी चीज़ में अपनी आवाज़ नहीं उठाकर, या अपने या सोच कर कि ये मेरा काम नहीं है, या इस किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होकर हम किस तरह से चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हुँ, और फिर बैठ के जब हम बोलते हैं कि हमारे आस-पास की दुनिया ऐसी क्यों हो गई है, तो वो हम अपने से परे कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भी सोच-विचार हैं जो हमारे आस-पास की चीज़ों को एक तरह से चला रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस फ़िल्म में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है, बल्कि एक इंसानियत के रूप से उसको देखा गया है, और हम खुद को भी एक इंसान के रूप से देखते हैं कि हम कहाँ पे मात खा रहे हैं। हाँ, मतलब फ़िल्म कहीं भी कमेंट्री करती हुई नज़र नहीं आती है। जी, संतोष का किरदार जब एक जगह घूस लेता है, तो वो बस लेता है और चला जाता है, वहाँ पे कोई कमेंट नहीं आता है कि ये क्या है, नहीं है। बिल्कुल। जब दलित लड़की की हत्या होती है यौन उत्पीड़न के बाद और जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है, आपका कैरेक्टर देख रहा होता है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर लोगों को वहाँ से पीट कर हटाया जाता है और ये सच में बिल्कुल, अभी भी हमारे देश में जो लोग और आपका किरदार देख रहा होता है, बस समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो क्या हो रहा है और फिर बाद में थोड़ी देर में उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है। तो कोई बिल्कुल। कमेंट वहाँ पे भी नहीं है, इसी तरह की चीज़ें आगे इन इन चीज़ों के अलावा कई चीज़ें बहुत लेयर्ड में दिख रही हैं। जैसे विवाह संस्था की एक कई समस्याओं को फ़िल्म दिखाती है, शुरुआत में जी। ही। जैसे आपका किरदार जब अपने ससुराल लौटता है, तो हुँ, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई और उसके बाद कहती है कि हम इसे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं हुँ, रखेंगे इसके वो कारण बताती है। इन सब चीज़ों से भारतीय समाज में विवाह की संस्था की जो हालत है, उसकी एक झलक तो मिलती ही है और आप जी। इस मुद्दे पर कई बार खुल के बोल भी चुकी हैं और उसने मीडिया की सुर्खियाँ भी बनाई हैं।
मैं थोड़ी उस पे स्पष्टता चाहता हूँ। आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा होना चाहिए। आप विवाह की जो संस्था है, उसमें कुछ खामी देखती हैं या फिर उस पूरे व्यवस्था को ही बकवास मानती हैं और इसके खत्म होने से ही मुक्ति का कोई रास्ता निकल सकता है? आपका नहीं, क्या मानना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप तो न्यूज़ में हैं तो आप समझेंगे कि कई चीज़ें, जैसे आपने बोला, सुर्खियाँ बन जाती हैं। अब सुर्खियाँ आप कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो मैंने बस हमेशा ये बोला है कि विवाह की जो संस्था है, वो एक समय के साथ बदलता है। समय के हुँ, साथ इंसान बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों के चाह, उनके विचार, उनकी ज़रूरतें बदल रही हैं, अपने आप से, एक-दूसरों से। हुँ, लेकिन हमने विवाह के साथ वो प्रोग्रेशन नहीं रखा है। हम एक विवाह में लव मैरिज कर रहे हैं लोग, पर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो बदली नहीं है। हुँ, जहाँ पे इंसान, अगर हम क्या कहते हैं, 2 इंडिविजुअल साथ में आ रहे हैं, तो दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए हैं तो अच्छा अब यही ज़िंदगी है, अब हम वही घिसे-पिटे जोक बनाएँगे हस्बैंड और वाइफ के बारे में, और उन्हीं जो क्लीशेड जो आइडियाज़ हैं शादी के, उसी में फँसे रहेंगे। फिर आप अफेयर्स करेंगे, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि आपको स्पेस नहीं मिलता, आपको समझते नहीं हैं। तो मेरा मेरा ये मानना ये था कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही थी कि कहीं मैंने सुना था कि नॉर्दर्न यूरोप में, स्कैंडिनेवियन यूरोप में ये प्रथा है कि जब वो शादी करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल बाद रिन्यू करने जाते हैं, ताकि आपको एक मौका मिले सोचने का कि ये जो आपने रिश्ता बनाया है, ये रिश्ता आपको अभी भी चाहिए, आप उसे किस वजह से चाहते हैं, उसमें क्या ढूँढ रहे हैं, आप खुश हैं उसमें कि नहीं, आप दोनों की एक सहमति है उसमें कि नहीं। ये जो चीज़ें, बस मैं यही कहती हूँ कि ये हम लोग एक्चुअली ढीले पड़ गए हैं शादी में। तो शादी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस बोलती हूँ कि शादी में कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है आज, उसमें ऑनेस्टी की ज़रूरत है, उसमें खुद से ऑनेस्टी की ज़रूरत है कि आप खुद से समझें कि आप ढूँढ क्या रहे हैं सामने वाले से, आपको चाहिए क्या? और फिर उस चीज़ को आप सामने रखें और दोनों साथ में आगे बढ़ते रहें, सिर्फ़ इसी चीज़ के साथ या इसी, मैं कहूँगी प्रॉमिस के साथ कि आप सच्चाई से और स्पष्टता से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे ज़्यादा तो कोई किसी चीज़ की गारंटी दे ही नहीं सकता लाइफ में, मेरे हिसाब से, है ना? तो मैं बस ये जो कह रही थी कि हमने उस हाँ, इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व नहीं किया है। हुँ, उसका हम लोग इवॉल्व हो गए लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इवॉल्व नहीं हुआ है। तो उसपे ज़ोर और बहुत ज़्यादा पड़ गया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया है, इसलिए वो टूटना भी ज़्यादा शुरू हो गया है। तो जब आप ये बातें कहती हैं तो क्यों एक वर्ग है जो इसे स्वीकार नहीं करता है और वो इसकी आलोचना करता है कि सहाना इसलिए इसलिए ऐसा कह पा रही है क्योंकि उनका विवाह व्यवस्था में ऐसा कोई यकीन नहीं है। वो लोग मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि लोग हुँ। इस बदलाव से घबरा क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोग इस पूरे मॉडल को अपडेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर आपने कहा कि वो ढीले पड़ गए हैं, क्या वजह जी। है? क्या इसमें कोई एक पक्ष है जो अधिक सुविधाजनक स्थिति में है और वो इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है या फिर कोई और कारण है? मेरे ख्याल से वो देखिए, हर किसी के लिए वो अलग वजह होगी शायद। एक तो ये मैं कहूँगी कि क्योंकि हम हालाँकि हम कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, लेकिन चेंज से डर तो सबको लगता है। क्योंकि आदत जब किसी चीज़ की बन जाती है और वो आदत जब एक अनकॉन्शियस आदत हो तो फिर तो और भी उसको बदलने में दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या होता है कि मेरे ख्याल से जनरली स्पीकिंग हम लोग प्यार को ना लगाव से देखते हैं और एक एक पॉसेसिवनेस से देखते हैं। हुँ, और जो कि मैंने पहले भी बोला है, एक रिश्ता जिसमें हम वो छूट देते हैं वो है दोस्ती, और वही रिश्ते बहुत लंबे तौर तक चलता है। हालांकि मैं समझती हूँ कि प्यार और रिश्तेदारी में या एक शादी में एक फ़र्क है, क्योंकि आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी किसी के साथ जी रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक स्पेस शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही भाव
इस रिश्ते में लाइक जो कि आपकी रोजानी जिंदगी है, जो कि आपके आपका आपका एक मान लीजिए लंबे दौर तक के लिए, जिंदगी भर ना भी बोले लेकिन लंबे दौर तक के लिए आप एक इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वहां पे अगर हम अ, प्यार को छूट के हिसाब से नहीं देखे और सच्चाई के हिसाब से और शेयरिंग के हिसाब से ना देखे, तो मुझे लगता है उसमें एक डर है। और वो भी जायज है, क्योंकि प्यार में डर भी होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसको खोने का डर आपको हमेशा होता है। और हमारे सोसाइटी में, और मैं इंडिया नहीं बोल रही हूँ, ग्लोबली बोल रही हूँ, इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। डर को बढ़ावा दिया गया है कि डर जस्टिफाइड है, और डर के माध्यम से अगर हम कोई चीज करें वो भी जस्टिफाइड है। चाहे आप उसको रिलीजन में देख लीजिए, चाहे आप उसको सोसाइटी में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का कोई कोई भी चीज अलग हो, तो हमें उससे दिक्कत होती है। चाहे वो लोग किसी दूसरे किस्म के इंसान से प्यार करें तो दिक्कत होती है, चाहे किसी और मजहब की किसी से प्यार करे तो दिक्कत होती है, चाहे किसी और भाषा में बात करे तो दिक्कत होती है। कि कुछ भी जब अलग होने लगता है, अपने अंदाजे से विपरीत होने लगता है, तो वो डर हो जाता है और फिर उसमें कंट्रोल आ जाता है। तो वही समाज एक, रूढ़ियों को तोड़ने से डरता है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं वो, और मैं मेरा जो अनुभव रहा है वो बिल्कुल उल्टा है, कि जितना आप छूट दे पाए एक दूसरे को, अपने आप को, लोगों को लगता है छूट में मौज है। छूट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि छूट मतलब आप किसी को किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते अपने अलावा, और तब आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। तो छूट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से भी लोग डरते हैं। ठीक है। तो वही बात है। फिल्म क्या में एक पक्ष है भी है पितृसत्ता का, पेट्रियार्की का। आप हम्म। अपने घर पे लौटती हैं, ससुराल से घर पे लौटती हैं, और कुछ चावल और पूड़ी आदि रखा रहता है जिसे कौवे को देना होता है। और जो एक महिला होती हैं वो कहती हैं, आपके किरदार के घर की, वो कहती हैं कि इसे बेटा आएगा वो रख के आएगा, तू अपना काम हम्म। कर, लेकिन अब फिर भी हम्म। जाती हैं, ले जाके रखती हैं। इससे जेंडर का रोल तय होता है कि कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। आप अपने अनुभव से बताएं, क्या आपको अब तक इतना लंबा करियर होने के बाद, खूब सारी अच्छी फिल्में करने के बाद, खूब सारा सक्सेस मिलने के बाद, स्त्री होने की वजह से समाज में किसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा अब, या पहले, या फिर ये देखिए, सवाल एकदम से सपाट है और पेट्रियार्की इतने लेयर में है कि आप एक दो को एड्रेस कर भी लें तो ये कई और तरह से काम करता ही रहता है, उन सब को बिल्कुल अनपैक। नहीं, ये तो एक रियलिटी है। पेट्रियार्की एक रियलिटी जो हम सबके अंदर है, कुछ ना कुछ हद तक। वो हम चाहे समझे या ना समझे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकल के आता है। कईयों में कम है, कईयों में ज्यादा है, क्योंकि हम इससे भाग नहीं सकते ना। हम तो क्या कहते हैं, सदियों से ये चलता आ रहा है और दुनिया भर में चलता आ रहा है, सिर्फ इंडिया में तो नहीं ना। तो ये वो हर चीज को में घुस जाता है आपके। मान लीजिए छोटी छोटी चीज जो हम बोलते हैं कि एसी बना था एक 70 किलो के आदमी के वेट के हिसाब से, तो लड़कियों को एसी में ठंड लगती है, ज्यादातर लड़कियों को, क्योंकि वो बना ही नहीं है उनके लिए। आप समझ रहे हो? तो काफी जी चीजें, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जी लेकिन इस बिल्कुल। तरह से काफी चीजों में वो होगा ही, क्योंकि सिस्टम ही, दुनिया का सिस्टम ही वैसा रहा है सदियों से। तो लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में दोनों महसूस किया है। मुझे एक बराबरी का एहसास भी हुआ है, जहाँ पे कोई अनबन नहीं हुई है। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे कभी इस सोच के साथ बड़ा नहीं किया कि मैं लड़की हूँ या मैं अपने भाई से अलग हूँ। बस ये एक चीज, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी थी और लड़की थी, और मेरे जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस जमाने में एक वो तो नॉर्मल सी बात थी कि लड़कियों को एक टाइम के बाद आप अकेले नहीं जा सकते थे बाहर। हालांकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया भी था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकूं बहुत कम उम्र से ही। लेकिन एक टाइम के बाद लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते थे, तो वो छूट नहीं मिलती है। तब आपको वो रियलाइजेशन होने लगता है। आप सड़क पे जब चलते हैं, लोग घूर रहे हैं, देख रहे हैं, कभी ऑटो वाला कहीं आपको गलत रास्ते में लेके जा रहा है, कहीं बस में किसी का हाथ आपके ऊपर आ गया है, वो सब तो आप महसूस कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे। तो वहां उन मोमेंट्स पे जी आपको याद दिलाया जाता है कि आप औरत हैं, और उसका एक शोषण होता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा, मुझे उल्टा भी महसूस हुआ है।
बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत इनकरेजमेंट मिला है लड़कियों से, आदमियों से। मैं ऐसे बहुत आदमी फिगर्स के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे फादर, मेरा भाई, मेरे आसपास के फैमिली फ्रेंड्स जो थे, जिन्होंने अपने बच्चों को खुद बड़ा किया है, खाना बनाते थे, घर में मदद करते थे। तो वो पहलू भी मैंने देखा है, जहाँ पे आदमी औरतों की मदद करे या जहाँ पे आदमी औरतों में बराबरी ज्यादा थी। तो मैं कहूंगी कि वो अभी भी हम एक पेट्रियार्कल दुनिया में ही रह रहे हैं, लेकिन उसके उतार चढ़ाव बदल रहे हैं। और अब मेरा डर हमेशा ये रहता है कि हम कहीं पलड़ा सीधा करने में उल्टी तरफ भारी ना कर दे, क्योंकि वो टेंडेंसी भी रहती है कि आप किसी भी चीज में जब आप मान लीजिए इस पेट्रियार्की की बात करें तो इसमें तो हम मेन और वुमेन की बात करते हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी ना नहीं होना चाहिए कि अब औरतें वही गलतियां करने लगे जो जिनसे वो पछता रही थी। जाहिर है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर जी। हम ये जैसा संतोष में दिखाया गया कि आप अल्टीमेटली क्या चीज है जो जो आपका जो आपको बदलने लगती है, वो है पावर, है ना। तो अगर पावर के साथ आपका रिलेशनशिप ये हो कि वो आप वही चीज करें जिससे आप परेशान थी नाखुश थे, पहले तक। बिल्कुल परेशान थे, तो आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं, है ना। जब आप इन बातों को कहती हैं तो अलग-अलग इंटरव्यूज़ में जब इस तरह की बातें आपके थॉट आते हैं कि पैट्रियार्की से किस तरह से डील की जा सकती है, वो कब है, कहाँ है? या फिर विवाह की व्यवस्था पे जब आप सवाल खड़े करती हैं, उसके मॉडिफ़िकेशन की बात करती हैं, उसमें बदलाव की बात करती हैं, तो आपको कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया पे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें ना सिर्फ़ आपकी बातों को लेकर बल्कि आपके परिधान को लेकर भी बहुत असहज करने वाली चीज़ें लिखी हुई थी, जिसे पढ़ते हुए भी उलझन हो जाए। आप इन सब चीज़ों से कैसे डील करती हैं जब इस तरह के कमेंट आते हैं सोशल मीडिया पे या फिर लोग ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे डील करती हैं इसे? देखिए, मैं शायद उस सोच की हूँ कि अगर मुझे अपनी बातें और अपने विचार सामने रखने की छूट चाहिए, तो मैं हुँ, बाकियों को भी वो छूट देती हूँ कि वो अपने विचार सामने रख सकें। लेकिन एक अनुवाद विवाद होना चाहिए, उसकी जगह हुँ, होनी चाहिए। हुँ, एक दूसरे पे रोक लगाना शुरू करेंगे तो फिर तो बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो मैं हमेशा खुश होती हूँ जब मुझे दिखता है कि कोई सामने वाला अपनी बात सामने रख पा रहा है, ये जानकर कि भी कि वो मुझसे विपरीत सोच का हो या जिस भी तरह से, चाहे जिस भी भाषा में वो कहे, लेकिन मेरे पास भी वो जगह है कि मैं उस चीज का विवाद करूं, या मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूं, या मैं उसको इग्नोर करूं। हुँ, तो जब मुझे लगता है कि कहीं स्कोप है कि मैं इस चीज से, इस सोच से जुड़ के इसमें कुछ जोड़ सकूं, कुछ आगे अपनी बात रख सकूं, तो मैं जरूर करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि कोई सिर्फ आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है या अम, फालतू की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको जाने देती हूँ। लेकिन उसकी भी जगह है। मुझे ये नहीं लगता है कि उस इंसान को बोलने का हक नहीं है। बिल्कुल बोलने का हक है, हर किसी को ठीक। बोलने का। आपने कहने की बात कही। भारत में कुछ जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सरकार की किन्हीं नीतियों का की कभी आलोचना कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं, गलत चीज़ों हम्म पे भी, सही चीज़ों पे। आप इसमें खुद को कहाँ पाती हैं? आप बोल पाती हैं या फिर आप कहती हैं कि मैं अपने काम के माध्यम से जिन चीज़ों को दिखा पाऊँगी, मुझे ऐसे कमेंट नहीं करनी है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इन सब चीज़ों पे। नहीं, ये देखिए, मैं या कहूंगा सोशल कि मुद्दों पे। हुँ, पहले मैं काफी हद तक बात करती थी चीजों को लेकर, लेकिन अभी मैंने रोक दिया है, इस वजह से नहीं कि मुझे किसी का डर है। हुँ, बस मैंने रियलाइज किया है, सच बताऊं तो मैंने रियलाइज किया है कि मैं खुद इन चीजों को लेके ज्यादा अपना रिसर्च नहीं करती हूँ। हुँ, मान लीजिए अगर किसी चीज को लेके बात, अनुवाद विवाद चल रहा है, कोई चीज न्यूज में है, तो या तो मैं बैठ के अपना रिसर्च करूं, इधर का भी पढूं, उधर का भी पढूं और बीच का भी पढूं, और सब पढ़ने के बाद मैं अपना राय सामने रखूं। पहले क्या हो रहा था कि ना हम लोग अपने ही, जो बोलते हैं ना, बबल में रह जाते हैं। हुँ।
वो आपको उसी तरह की सोच विचार, उसी तरह के आइडियाज जो आपसे जुड़े हैं वही आपके आसपास मिलते हैं। तो और वही चीज आजकल वैसे भी न्यूज में ज्यादातर चीजें रिपोर्टिंग से ज्यादा ओपिनियन पीस हो जाते हैं, तो आप ओपिनियन पीसेस को ही आप दोहरा रहे हैं। हम्म। आप कुछ कुछ लोगों से, कुछ कुछ जर्नलिस्ट से जुड़ गए जिनके सोच विचार पॉलिटिक्स आपसे मैच करते हैं, आपके हम्म। सोशल मिलियो में उनका हम्म। मानना है, तो आप वही चीजें दोहराते रहते हैं। हम्म। आप खुद बैठ के पढ़ रहे हैं क्या कौन सा बिल पास हो रहा है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? नहीं। तो कहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लगा कि अगर मुझ मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं इन चीजों में सही तरह से जूझूं, पढ़ूं, समझूं, देखूं अपने लिए, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इसके बारे में बात करूं। इसीलिए मैंने बात करना बंद कर दिया या चीजें डालनी बंद कर ली। लेकिन जिन चीजों के बारे में जो मेरे खुद के अनुभव अनुभव के बारे में, खुद की सोच के बारे में, वो मैं अब सामने रखती हूँ। कल को अगर इसको लेकर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने लगे तो भी मैं अपने सोच विचार, क्योंकि वो मेरी छूट है, वो मेरी जानकारी है, वो मेरा अनुभव है। लेकिन जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या जब न्यूज को लेके बातें आती हैं, तब मैं तब भी बात कर सकती हूँ जब मैंने अपना होमवर्क किया हो। सिंपल सी बात है। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमेशा मुझे वो वक्त और वो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इतनी डेप्थ में जाके करूं और फिर अपना पॉइंट सामने रखूं। इसलिए मैं अभी एक ऐसे स्टेज पे हूं कि मैं हर चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ। जितना मेरे सामने आता है मैं देखती हूँ। जिस दिन मुझे वक्त मिलेगा और मेरी इच्छा होगी कि मैं पूरी तरह उसमें ढल जाऊं, तो मैं अपना पॉइंट सामने रखूंगी। किस तरह की और फिल्में करना चाहती हैं? आपने बहुत रेंज की फिल्में की, और रेंज भी है और कई बार लगता है कि एक रास्ता भी है। हम फिराक देखते हैं, जिंगाटो देखते हैं, संतोष देखते हैं, लगता है कि टाइप कास्ट हो रही हैं या फिर बची हुई हैं। टाइप कास्ट शायद, मतलब लोग आपको टाइप कास्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा एक किस्म का किरदार, एक किस्म की सोच, मुझसे बहुत देर तक वो एक ही रूप मुझे भाता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन सब के बीच में एक मीनाक्षी चैटर्जी भी है, सूटेबल बॉय की। उसमें उसमें 4 years लेटर, हालांकि वो यहाँ निकली नहीं, की श्रीदेवी भी है उसमें। डिस्पैच की का किरदार भी है। तो ऐसे वो बदलता ही रहता है। एक ही चीज है जो मैं बोलती हूँ कि मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला है, और बिल्कुल जो लोगों की सोच है मेरे प्रति उससे बिल्कुल विपरीत है, वो क्या, मुझे कॉमेडी करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मैं बचपन से लोगों को खूब हंसाती हूँ, मुझे हमेशा बचपन से नौटंकी नौटंकी बुलाया गया है। और वो एक जॉनर है जो मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका अभी तक नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगी कि कुछ अगला कुछ मजेदार, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ कोई सिचुएशनल कॉमेडी मिले, तो मुझे पता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा करूंगी। और लोग बस अभी तक उन्होंने वो मेरा रूप देखा नहीं है। और दूसरी बात जो मजे की होगी वो है, एक मुझे बिल्कुल वो अपना करण जौहर टाइप की शिफॉन साड़ी में पहाड़ों में स्लो मोशन में नाचते हुए, क्योंकि मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन वो किसी ने करने नहीं दिया है मुझे, तो एक बार वो भी करना है। ठीक है, अभी अगर वो बता पाएँ आप कि आगे आपकी कौन-सी फ़िल्में आने वाली हैं, तो हम जी, एक दर्शकों के जी। एक शो जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, एक ऑस्ट्रेलियन शो टीवी सीरीज मैंने की थी, 4 years लेटर, 4 साल बाद, उसका हिंदी का भी नाम है। जी। है वो इंग्लिश में सीरीज, लेकिन एक इंडियन कपल के बारे में है जो 4 साल के लिए बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। और उन 4 सालों में क्या होता है, और जब 4 साल बाद वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाती है लड़की उनसे मिलने, तो वो एक रिलेशनशिप, मॉडर्न डे रिलेशनशिप के बारे में है, डिस्टेंस के बारे में है। और वो स्टोरी आगे पीछे टाइम में आगे पीछे चलती है। तो वो अभी ट्राई कर रहे हैं इंडिया, यूएस, यूके, बाकी जगहों पे ओटीटी के जरिए से रिलीज करने की। उसके अलावा एक और फिल्म मैंने काफी साल पहले की थी रीमा दास के साथ,
जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, जो एक बड़े एंथोलॉजी का एक हिस्सा है। अभी वेव्स पे निकली है प्लेटफॉर्म पे कुछ हाल ही में, कुछ दिन पहले। और उसका नाम है, हमारी स्टोरी का नाम है कोकोनट ड्रीम्स। और उसके अलावा एक आखिरी फिल्म जो अभी मैंने ख़त्म की है भरत बालाजी के साथ, जिसमें नीरज कवि है, अभिषेक बैनर्जी हैं, और बहुत ही प्यारी एक स्टोरी है एक फैमिली के बारे में जो बनारस और कुंभ पर में सेट है। और हम इस साल महाकुंभ में हमारी शूटिंग भी रही। बहुत अच्छी टीम है, AR रहमान जी भी है जो म्यूज़िक दे रहे हैं। और हमारी शूटिंग बस हाल ही में ख़त्म हुई है, तो इस साल के एंड में या अगले साल की शुरुआत में ये फिल्म भी रेडी हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहाना, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपनी बहुत सारी ओपिनियन को बहुत ढंग से रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकित।